चैप्टर 4। पत्र। मैं ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे पत्र लिखूं या क्या करूं। फिर आज सुबह यीशु के शब्द, सांपों की तरह चतुर और कबूतरों की तरह नम्र, मेरे दिमाग में कौंधे। और अचानक एक हिम्मत के झटके में मैंने उसे पत्र लिखने का फैसला किया। मैं नाओ जी की बहन हूँ। अगर आप मुझे भूल गए हैं तो कृपया याद करने की कोशिश करें। मुझे माफ़ी मांगनी होगी कि नाओ जी ने फिर से परेशानी खड़ी की है और आपको इतना कष्ट दिया। वास्तव में मुझे लगता है कि नाओ जी के मामले नाओ जी को खुद तय करने चाहिए और मेरे लिए माफ़ी मांगना बेतुका है। आज मैं आपसे नाओ जी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक अनुरोध के लिए लिख रही हूँ। मैंने नाओ जी से सुना कि आपका पुराना घर युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था और आप तब से अपने वर्तमान पते पर चले गए हैं। मैं आपके घर आने के बारे में सोच रही थी, जो टोक्यो से बहुत दूर उपनगर में लगता है। लेकिन हाल ही में मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उन्हें छोड़कर टोक्यो नहीं जा सकती। इसलिए आपको पत्र लिखने का मन बनाया। मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। जो बात मैं चर्चा करना चाहती हूँ वह सामान्य युवतियों के शिष्टाचार के दृष्टिकोण से बहुत संदिग्ध लग सकती है या शायद एक स्पष्ट अपराध भी। लेकिन मैं नहीं, हम हम इस तरह जीना जारी नहीं रख सकते। इसलिए मैं आपसे, जिन्हें मेरा भाई नाओजी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान देता है, अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे सादे सच्चे भावनाओं को सुने और मुझे अपने मार्गदर्शन का लाभ दे। मेरा वर्तमान जीवन असहनीय है। यह पसंद या नापसंद की बात नहीं है। हम, मेरी माँ, नाओजी और मैं, हम इस तरह जीना बिल्कुल नहीं जारी रख सकते। कल मैं दर्द और बुखार में थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी और पूरी तरह असमंजस में थी कि अपने साथ क्या करूं। दोपहर के भोजन के बाद रास्ते के नीचे किसान के घर की लड़की बारिश में चावल का बोझ पीठ पर लाद के आई। मैंने उसे वे कपड़े दिए जो मैंने वादा किए थे। लड़की ड्राइंग रूम में मेरे सामने बैठी और चाय पीते हुए उसने बहुत ही साधारण लहजे में कहा, आप अपनी चीजें बेचकर और कितने समय तक चल सकती है? 6 महीने, शायद 1 साल, मैंने जवाब दिया। फिर अपने दाहिने हाथ से चेहरा आधा ढकते हुए मैंने बुदबुदाया, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप थक गई है, यह नर्वस थकान है, उस लड़की ने मुझसे कहा। शायद शायद तुम सही हो। उस पल जब मैं आंसुओं के कगार पर थी, यथार्थवाद और रोमांटिकवाद जैसे शब्द मेरे भीतर उमड़ आए। मुझे यथार्थवाद की कोई समझ नहीं और यह तथ्य कि यह मुझे जीने की अनुमति देता है मेरे पूरे शरीर में ठंडी सिहरन पैदा करता है। माँ आधी बीमार है और जितना समय बिस्तर पर बिताती है उतना ही बाहर। नाओ जी, जैसे कि आप जानते हैं, मानसिक रूप से बहुत बीमार है। जब वह यहाँ होता है वह ज्यादातर समय स्थानिक शराब खाने में बिताता है और हर 2-3 दिन में वह हमारे कपड़े बेचकर जो पैसा मिलता है उसे लेकर टोक्यो चला जाता है। लेकिन यह मुझे दुख नहीं देता। मुझे डर है क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि मेरा जीवन अपने आप सड़ रहा है, जैसे एक पत्ता जो बिना गिरे सड़ जाता है, जबकि मैं अपने रोजमर्रा के अस्तित्व के चक्कर में घूमती रहती हूँ। यही वह चीज है जो मैं सहन नहीं कर सकती और यही कारण है कि मुझे अपने वर्तमान जीवन से भागना होगा, भले ही इसका मतलब युवतियों के शिष्टाचार के पूरे नियमों का उल्लंघन करना हो। और अब मैं आपकी सलाह मांग रही हूँ। मैं अब अपनी माँ और नाओजी के सामने एक खुला ऐलान करना चाहती हूँ। मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ समय से एक निश्चित रूप से प्यार करती हूँ और भविष्य में उसकी रखेल के रूप में जीना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि वह कौन है। उसके शुरुआती अक्षर
MC। जब भी कोई दर्दनाक बातें सामने आती है, मुझे उसकी इच्छा होती है कि मैं उसके घर दौड़ जाऊं और उसके साथ प्यार में मर जाऊं। MC। आपकी तरह एक पत्नी और बच्चा है। ऐसा भी लगता है कि उनके पास मुझसे ज़्यादा खूबसूरती और जवान महिला मित्र है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके पास जाने के बिना जी नहीं सकती। मैं कभी MC की पत्नी से नहीं मिली, लेकिन मैंने सुना है वह बहुत प्यारी है और अच्छी इंसान है। जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मैं अपनी नज़रों में एक भयानक औरत लगती हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि मेरा वर्तमान जीवन उससे भी ज़्यादा भयानक है और कोई विचार मुझे MC से अपील करने से रोक नहीं सकता। मैं अपने प्यार को सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह नम्र ढंग से पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यह यकीन है कि कोई भी, न मेरी माँ, न नाऊजी, न बाकी दुनिया, मेरे इस कदम को स्वीकार करेगा। मैं सोचती हूँ कि आप क्या सोचते होंगे। संक्षेप में, मेरे पास खुद सोचने और जैसा मुझे सबसे अच्छा लगा वैसा ही करने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह विचार आंसू लाता है। यह मेरे पास पहली चीज़ है और मैं सोचती हूँ कि क्या इसे अपने आसपास के लोगों की बधाई के साथ पूरा करने का कोई तरीका है। मैंने अपने दिमाग की ताकत को इस तरह झोंक दिया है जैसे मैं किसी बहुत जटिल बीजगणित की समस्या का जवाब ढूंढ रही हूँ, और आखिरकार मुझे लगने लगा कि एक ऐसा बिंदु है जहाँ पूरी चीज़ सुलझ सकती है, और अचानक मैं खुश हो गई। लेकिन मेरे कीमती MC मेरे बारे में क्या सोचते हैं? यह एक निराशाजनक सवाल है। आप मुझे स्वयं घोषित क्या कहो? मैं स्वयं घोषित पत्नी नहीं कह सकती, शायद स्वयं घोषित प्रेमिका कह सकते हैं। अगर MC कहते हैं कि वह वास्तव में मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्या आप कृपया उनसे पूछ सकते हैं? 6 साल पहले एक दिन मेरे सीने में एक हल्का इंद्रधनुष बना। यह प्यार या जुनून नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ यह इंद्रधनुष के रंग गहरे और तीव्र होते गए। मैंने इसे कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। बारिश के बाद साफ आसमान में बनने वाला इंद्रधनुष जल्दी ही फीका पड़ जाता है, लेकिन किसी इंसान के दिल में बना इंद्रधनुष ऐसा नहीं मिटता। कृपया उनसे पूछें। मैं सोचती हूँ कि वह मेरे बारे में वास्तव में क्या सोचते हैं। क्या उन्होंने मुझे बारिश के बाद आसमान में बने इंद्रधनुष की तरह सोचा है, और क्या वह पहले ही फीका पड़ चुका है? अगर ऐसा है तो मुझे अपने इंद्रधनुष को मिटाना होगा, लेकिन जब तक मैं अपनी जिंदगी को मिटा नहीं देती, मेरे सीने का इंद्रधनुष नहीं मिटेगा। मैं जवाब की प्रार्थना करती हूँ, मिस्टर उएहारा जीरो को, मेरे चेखव MC। पुनश्च मैंने हाल ही में थोड़ा वजन बढ़ाया है। मुझे लगता है कि यह कम इसलिए है कि मैं एक क्रूर प्राणी बन रही हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं आखिरकार इंसान बन गई हूँ। इस गर्मी में मैंने D.H. लॉरेंस का एक उपन्यास, बस एक, पढ़ा। आपका कोई जवाब नहीं आया और फिर से लिख रही हूँ। मैंने पिछले दिन जो पत्र भेजा था वह छलपूर्ण और जालों से भरा था। मुझे लगता है कि आपने एक को भेद लिया। हाँ, यह सच है। मैंने पत्र की हर पंक्ति में अधिकतम चालाकी डालने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपने सोचा होगा कि मेरा यह मकसद सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपसे पैसे निकलवाना था। मैं इससे इनकार नहीं करती। हालांकि अगर मुझे अनुमति हो तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरा एकमात्र इच्छा एक संरक्षक की है, तो मैंने खास तौर पर आपको नहीं चुना होता। मुझे लगता है कि कई अमीर बूढ़े लोग मेरी देखभाल करने को तैयार होंगे। वास्तव में कुछ समय पहले मुझे एक तरह का प्रस्ताव भी मिला था। आप शायद उस सज्जन का नाम जानते हो, वह 60 साल से ऊपर के विदुर है। मुझे लगता है कि एकेडमी ऑफ आर्ट्स के सदस्य है। यह महान कलाकार मेरे हाथ मांगने के लिए यहाँ पहाड़ों में आया था। जब हम निशिकाता स्ट्रीट में रहते थे, वह हमारे पड़ोसी हुआ करते थे
और हम कभी-कभी पड़ोस के बैठकों में उनसे मिलते थे। एक बार मुझे याद है कि यह शरद ऋतु की एक शाम थी, जब माँ और मैं उनके घर के सामने से गुजरे। वह अपने गेट के पास अनमने ढंग से खड़े थे। माँ ने गाड़ी की खिड़की से उन्हें हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन किया, जिस पर उनका चिड़चिड़ा पीला चेहरा अचानक चटक लाल हो गया। क्या यह प्यार हो सकता है? मैंने मजाक में कहा। वह आपसे प्यार करते हैं माँ? नहीं, माँ ने शांत स्वर में, जैसे अपने आप से कहा। नहीं, वह एक महान व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि हमारे परिवार की परंपरा है कि हम कलाकारों को सम्मान करते हैं। उस कलाकार ने मामा वाड़ा के एक दोस्त, एक राजकुमार के माध्यम से माँ को मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा, यह समझाते हुए कि उन्होंने कुछ साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। माँ ने सुझाव दिया कि मैं जैसा उचित समझूं, उस कलाकार को सीधे ही जवाब दूं। बिना ज़्यादा सोचे मैंने एक नोट लिख दिया कि मेरे पास अभी दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं मना कर दूं? मैंने माँ से पूछा। मुझे खुद नहीं लगा कि यह उपयुक्त जोड़ा था, माँ ने जवाब दिया। मैंने अपना मना करने वाला पत्र उस कलाकार को जापान आल्प्स में उनकी विला में भेज दिया। 2 दिन बाद वह बिना किसी चेतावनी के आ गए, क्योंकि मेरे पत्र के उनके पास पहुंचने से पहले ही वहां से वे निकल चुके थे। उन्होंने संदेश भेजा कि वह ईजू में एक गर्म पानी के झरने की ओर जा रहे हैं और संक्षिप्त मुलाकात करना चाहते हैं। कलाकार, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, सबसे बचकाने, गैर जिम्मेदार मजाक में लिप्त लगते हैं। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने खुद उन्हें चीनी कमरे में स्वागत किया। मैंने चाय डालते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे मना करने वाले पत्र अब तक आपके घर पहुंच गया होगा। मैंने आपके प्रस्ताव पर सावधानी से विचार किया, लेकिन यह किसी तरह संभव नहीं लगा। वाकई? उन्होंने कुछ अधीरता के साथ पूछा। उन्होंने पसीना पोंछा। मुझे आशा है कि आप पुनर्विचार करेंगी। शायद मैं, कैसे कहूँ, आपको आध्यात्मिक खुशी नहीं दे सकता, लेकिन दूसरी ओर मैं आपको भौतिक रूप से बहुत खुश कर सकता हूँ। कम से कम यह मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। मुझे आशा है कि मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोल रहा। मुझे वह खुशी समझ नहीं आती जिसकी आप बात कर रहे हैं। यह बहुत उद्धट लगता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, नहीं, धन्यवाद। मैं वह हूँ जिसे निश्चय ने एक ऐसी औरत जो बच्चे को जन्म देना चाहती है, ऐसा कहा था। मैं एक बच्चा चाहती हूँ। खुशी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पैसे भी चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। कलाकार ने एक अजीब मुस्कान दी। आप बहुत असामान्य औरत है। आप वह कहती है जो हर कोई सोचता है। आपके साथ रहना मेरे काम में नई प्रेरणा ला सकता है। उन्होंने यह कुछ बनावटी बात एक बूढ़े आदमी के बिल्कुल विपरीत ढंग से कही। मेरे मन में यह विचार आया कि अगर मेरी ताकत से इतने महान कलाकार का काम वाकई में नया हो सकता है, तो यह भी निश्चित रूप से जीने का एक कारण होगा। लेकिन मेरी कल्पना मुझे उनके आलिंगन में खुद को देखने में सक्षम नहीं कर सकी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, महिलाओं के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महिला अस्पष्ट हो सकती है, लेकिन मेरे जैसी महिला बिना प्यार के शादी के बारे में सोच नहीं सकती। मैं पूरी तरह परिपक्व हूँ। अगले साल मैं 30 साल की हो जाऊंगी। मैं अपने ही शब्दों से चौंक गई। 30। एक औरत के शरीर में कन्या की सुगंध तब तक रहती है जब तक वह 29 साल की होती है, लेकिन 30 साल की औरत के शरीर में कुछ भी नहीं बचता। बहुत पहले पढ़ी गई एक फ्रांसीसी उपन्यास की इन पंक्तियों की अचानक याद ने मुझे एक ऐसी उदासी से भर दिया जिसे मैं दूर नहीं कर सकी। मैंने बाहर देखा। दोपहर की चकाचौंध में नहाया समुद्र टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह चमक रहा था। मुझे याद आया कि जब मैंने उपन्यास में ये शब्द पढ़े थे,
तो मैंने हल्के से सहमति दी थी, यह सोचकर कि शायद यह सच है। मुझे उन दिनों के लिए एक तीखी उदासीनता महसूस हुई, जब मैं शांति से यह सोच सकती थी कि 30 साल की उम्र में एक औरत का जीवन खत्म हो जाता है। मैं सोचने लगी कि क्या मेरे शरीर की कन्या सुगंध हर उस कंगन, हार और ड्रेस के साथ फीकी पड़ रही थी जो मैं बेच रही थी। एक दयनीय अधेड़ औरत। और फिर भी एक अधेड़ औरत के जीवन में भी एक औरत का जीवन होता है ना, है ना? यही वह चीज़ है जो मुझे हाल ही में समझ आई। मुझे अपनी शिक्षिका, एक अंग्रेज औरत की बात याद आई, जो तब 19 साल की थी, जब वह अपने देश लौटने वाली थी। तुम्हें कभी प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार तुम्हें दुख देगा। अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो वह तब करो जब तुम बड़ी हो जाओ, 30 साल के बाद। उनके शब्दों ने मुझे सिर्फ एक भूख, अविश्वास जगाया था। उस समय मेरे लिए 30 साल के बाद का जीवन कल्पना करना भी असंभव था। कलाकार ने अचानक कुछ तीखे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि आप घर बेच रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। मैं हंसी। माफ करें, लेकिन मुझे अभी द चेरी ऑर्चर्ड याद आया। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? उन्होंने गुस्से से अपने मुंह को बिगाड़ लिया और जवाब नहीं दिया। एक कलाकार होने के नाते उन्होंने मेरा मतलब जल्दी समझ लिया। यह सच था कि एक राजकुमार को घर बेचने की बात हुई थी, लेकिन यह कभी कुछ बनकर सामने नहीं आया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि कलाकार को इस अफवाह का पता भी था। लेकिन यह कि हम उन्हें द चेरी ऑर्चर्ड के लेपाखिन के रूप में सोच रहे थे, इतना अप्रिय था कि वह पूरी तरह से अपना मूड खो बैठे। और कुछ मिनटों की छोटी मोटी बातचीत के बाद वह चले गए। मैं अब आपसे यह नहीं मांग रही कि आप लोपाखिन बने, यह मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन कृपया एक अधेड़ औरत की दुष्टता को सुने। हमारी मुलाकात को 6 साल हो चुके हैं। उस समय मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि आप मेरे भाई के शिक्षक थे, और वह भी कुछ अजीब शिक्षक। हमने एक साथ साके पिया और आप थोड़े साहसी थे। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इसने मुझे सिर्फ एक अजीब सी उछाल की अनुभूति दी। मुझे आप पसंद थे या नापसंद, मुझे कोई एहसास नहीं था। बाद में अपने भाई को खुश करने के लिए मैंने उससे आपके कुछ उपन्यास उधार लिए और उन्हें पढ़ा। कभी कभी मुझे वे रोचक लगे, कभी कभी नहीं। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं बहुत उत्साही पाठक नहीं थी, लेकिन पिछले 6 सालों में मुझे ठीक से नहीं पता कब से आपकी याद मेरे अंदर एक सर्वव्यापी कोहरे की तरह समा गई है। और उस रात बेसमेंट की सीढ़ियों पर जो हुआ, वह मुझे पूरी तरह से स्पष्टता के साथ याद आता है। मुझे लगता है जैसे वह पल मेरे भाग्य को यह तय करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुझे आपकी याद आती है। शायद मुझे लगता है यह प्यार हो सकता है। और इस संभावना ने मुझे इतना उदास कर दिया कि मैं कभी कभी बेकाबू होकर रो पड़ती हूँ। अब बाकी पुरुषों से पूरी तरह अलग है। मैं किसी लेखक से प्यार नहीं कर रही, जैसे द सीगल में नीना। मुझे उपन्यासकारों का आकर्षण नहीं है। अगर आप मुझे साहित्यिक महिला या ऐसा कुछ समझते हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। मैं आपसे एक बच्चा चाहती हूँ। शायद अगर मैं आपसे बहुत पहले, जब आप और मैं दोनों विवाहित थे, मिली होती तो हमारी शादी हो सकती थी और मुझे अपने वर्तमान कष्टों से बचना पड़ता। लेकिन मैंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि मैं आपसे कभी शादी नहीं कर पाऊंगी। आपके लिए आपकी पत्नी को एक तरफ करने की कोशिश करना एक क्रूर पल का कृत्य होगा, और मैं इसके लिए खुद को नफरत करूंगी। मैं आपके रखेल बनने को तैयार हूँ। मुझे वाकई यह शब्द बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जब मैं प्रेमिका लिखने वाली थी, मुझे एहसास हुआ कि मेरा मतलब वही है जो लोग आमतौर पर रखेल से समझते हैं, और मैंने स्पष्ट होने का फैसला किया। मुझे पता है कि सामान्य रखेल का जीवन कठिन होता है। वह कहते हैं कि जैसे ही वह उपयोगी नहीं रहती, उसे छोड़ दिया जाता है, और एक पुरुष
चाहे वह कैसा भी हो, 60 की उम्र के करीब हमेशा अपने पत्नी के पास लौट जाता है। मुझे याद है कि मेरी नर्स और निशिकाता स्ट्रीट के एक बूढ़े व्यक्ति ने इस मामले पर चर्चा की थी और निष्कर्ष निकाला था कि रखेल वह चीज़ है जो एक औरत को कभी नहीं बनना चाहिए। लेकिन वे एक साधारण रखेल की बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि हमारा मामला थोड़ा अलग है। मुझे विश्वास है कि आपका काम आपके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मेरे साथ अंतरंग होना वास्तव में आपके काम में मदद कर सकता है और तब आपकी पत्नी भी हमारे रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार होगी। मुझे पता है कि यह एक अजीब तरह की तर्क बुद्धि लग सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे तर्क में कुछ भी गलत नहीं है। एकमात्र समस्या आपका जवाब है। क्या आप मुझे पसंद करते हैं या नापसंद? या आपके पास इस विषय पर कोई भावनाएं नहीं है? मैं आपके जवाब से डरती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी पूछना होगा। अपने पिछले पत्र में मैंने लिखा था कि मैं एक स्वघोषित प्रेमिका हूँ और इस पत्र में मैंने एक अधेड़ औरत की दुष्टता के बारे में लिखा है। अब मुझे लगता है कि जब आप जवाब नहीं देते, मेरे पास दुष्टता के लिए भी कोई आधार नहीं होगा और शायद मुझे अपनी बाकी जिंदगी अकेले बर्बाद करने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा। अगर मुझे आपका जवाब नहीं मिला तो मैं खो जाऊंगी। आपके उपन्यास में आप अक्सर प्रेम साहसिकताओं का वर्णन करते हैं और लोग आपके बारे में ऐसी गपशप करते हैं जैसे आप एक पूर्ण राक्षस हो। लेकिन मुझे अचानक यह समझ आया कि आप शायद वास्तव में सामान्य बुद्धि के पक्षधर है। मुझे खुद सामान्य बुद्धि समझ नहीं आती। मेरा मानना है कि अच्छा जीवन वह है जिसमें मैं जो चाहे कर सकूं। मैं आपके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मैं किसी और का बच्चा नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपकी सलाह मांगती हूँ। अगर आपको जवाब पता है तो कृपया मुझे बताएं। कृपया स्पष्ट रूप से कहें कि आपकी भावनाएं क्या है। बारिश रुक गई है और हवा चलने लगी है। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं अब सबसे अच्छी गुणवत्ता का साके लेने के लिए बाहर जाऊंगी। मैं 2 खाली रम की बोतलें एक बैग में डालूंगी और यह पत्र अपने जेब में रखूंगी और 10 मिनट में पहाड़ी के नीचे गांव की ओर चल पड़ूंगी। मैं नाऊ जी को यह साके नहीं लेने दूंगी। मैं खुद इसे पीना चाहती हूँ। हर रात मैं एक गिलास से थोड़ा पीती हूँ। आपको पता है, साके को वाकई गिलास से पीना चाहिए। क्या आप यहाँ नहीं आएंगे, मिस्टर एमसी को? आज फिर बारिश हुई। एक अदृश्य गंदी कोहरे और बारिश का मिश्रण गिर रहा है। हर दिन मैं आपके जवाब का इंतजार करती रही हूँ। घर से बाहर भी नहीं निकली, लेकिन कुछ भी नहीं आया। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने अपने पिछले पत्र में उस कलाकार के बारे में लिखकर गलत किया। शायद आपको लगा कि मैंने उनके प्रस्ताव का जिक्र आपकी प्रतिस्पर्धी भावना को भड़काने के लिए किया, लेकिन उसका और कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले वास्तव में माँ और मैं इस पर हंस रहे थे। माँ ने हाल ही में अपने जीभ में दर्द का शिकायत की थी, लेकिन नाऊजी द्वारा सुझाए गए सौंदर्य बोध के इलाज की वजह से दर्द बहुत कम हो गया है और वह हाल में कुछ बेहतर लग रही है। कुछ मिनट पहले मैं बरामदे पर खड़ी थी और बारिश को हवा में उड़ते और घूमते देख रही थी। मैं यह कल्पना करने की कोशिश कर रही थी कि आपकी भावनाएं क्या है। तभी माँ की आवाज़ डाइनिंग रूम से आई। मैंने दूध उबाल लिया है, प्लीज़ यहाँ आओ। आज बहुत ठंड है, इसलिए मैंने दूध को बहुत गर्म किया है, उन्होंने कहा। जब हम गर्म दूध पी रहे थे, हमने उस कलाकार के बारे में बात की। मैंने कहा, वह और मैं बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है ना? माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, तुम नहीं हो। ये देखते हुए कि मैं कितनी बेकार किस्म की हूँ कि मुझे कलाकार नापसंद नहीं है और इससे भी बढ़कर कि उनकी आय बहुत ज़्यादा लगती है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा जोड़ा लग रहा था, लेकिन यह पूरी तरह असंभव है। माँ मुस्कुराई। काजुको, तुम शरारती बच्ची हो।
अगर तुम इतनी निश्चित थी कि यह असंभव है तो तुमने उस दिन जब वह यहाँ था, इतने चाव से बात करके उसे क्यों उकसाया? मैं तुम्हारे मकसद की कल्पना नहीं कर सकती। ओह! लेकिन यह रोचक था। और भी बहुत कुछ था जो मैं बात करना चाहती थी। मुझे कोई विवेक नहीं है, आपको पता है। नहीं, तुम बातचीत में किसी को जाने नहीं देती। काजुको, तुम बहुत ज़िद्दी हो। माँ आज बहुत अच्छे मूड में थी। फिर यह देखते हुए कि मैंने कल पहली बार अपने बाल ऊपर किए थे, उन्होंने टिप्पणी की। ये स्टाइल पतले बालों वाली औरतों के लिए बना है। तुम्हारा तुम्हारा ऊंचा जूड़ा बहुत भव्य लगता है। बस एक छोटा सा सुनहरा मुकुट गायब है। मुझे डर है कि यह नाकाम रहा। मैं निराश हूँ। क्या आपने एक बार मुझसे नहीं कहा था कि मेरी गर्दन की रेखा इतनी सुंदर है कि मुझे इसे छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या आपने ऐसा नहीं कहा था, माँ? हाँ, मुझे ऐसा कुछ याद है। मैं अपने तारीफ में कही गई एक भी बात नहीं भूलती। मुझे बहुत खुशी है कि आपको याद है, माँ। उस सज्जन ने जो उस दिन आए थे, उन्होंने निश्चित रूप से तुम्हारी तारीफ की होगी, माँ ने कहा। हाँ, उन्होंने की थी। इसलिए मैंने उन्हें अपनी पकड़ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ रहने से उनकी प्रेरणा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। यह नहीं कि मुझे कलाकार नापसंद है, लेकिन मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो एक चरित्रवान व्यक्ति के भारी भरकम हाव भाव अपनाते हैं। नाओजी का शिक्षक कैसा इंसान है? उन्होंने पूछा। मुझे एक ठंडी सहरन महसूस हुई। मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन नाओजी के शिक्षक से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्हें एक भ्रष्ट चरित्र के रूप में चिन्हित किया गया लगता है। चिन्हित? माँ ने प्रसन्न नजरों से बुदबुदाया। यह एक रोचक अभिव्यक्ति है। अगर अगर वह एक चिन्ह पहनता है, तो क्या वह उसे हानि रहित नहीं बनाता? यह कुछ प्यारा लगता है, जैसे एक बिल्ली के गले में घंटी। बिना चिन्ह का भ्रष्ट चरित्र ही मुझे डराता है। मुझे आश्चर्य है। मुझे खुशी महसूस हुई, बहुत खुशी। वैसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर धुएं में खुल गया हो और आसमान में खींचा जा रहा हो। क्या आप समझते हैं मैं कितनी खुश क्यों थी? अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको मारूंगी। क्या आप कभी यहाँ नहीं आएंगे? मैं नाओजी से कहूंगी कि आपको अपने साथ वापस लाए। लेकिन इसमें कुछ अप्राकृतिक और अजीब बात है। सबसे अच्छा होगा अगर आप अचानक, जैसे अपनी किसी सनक पर यहाँ आ जाए। अगर आप नाओजी के साथ आए तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा होगा अगर आप अकेले आए, जब नाओजी टोक्यो में हो। अगर नाओजी यहाँ है तो वह निश्चित रूप से आप पर कब्जा कर लेगा और आप ओसाकी के यहाँ पीने के लिए जाएंगे। और बस इतना ही होगा। मेरा परिवार पीढ़ियों से हमेशा कलाकारों का शौकीन रहा है। खुद कोरिन कई सालों तक हमारे क्योटो के पुराने पारिवारिक घर में रहे हैं और वहाँ खूबसूरत तस्वीरें बनाई। इसलिए मुझे यकीन है कि माँ को आपका आना बहुत पसंद आएगा। आप शायद दूसरी मंजिल के विदेशी शैली के कमरे में रहेंगे। कृपया लाइट बंद करना ना भूले। मैं एक छोटी सी मोमबत्ती हाथ में लिए अंधेरी सीढ़ियाँ चढ़ूंगी। आपको स्वीकार नहीं, बहुत तेज, शायद। मुझे भ्रष्ट लोग पसंद हैं, खासकर वे जो अपने चिन्ह पहनते हैं। मैं खुद भ्रष्ट बनना चाहती हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरे लिए जीने का कोई और तरीका नहीं है। आप शायद जापान में चिन्हित भ्रष्टता का सबसे कुख्यात उदाहरण है। नाओजी ने मुझे बताया कि कई लोग कहते हैं कि आप गंदे और घिनौने हैं और आपसे नफरत की जाती है और अक्सर हमला किया जाता है। ऐसी कहानियाँ मुझे आपसे और भी ज़्यादा प्यार करने के लिए मजबूर करती है। मुझे यकीन है, यह देखते हुए कि आप कौन हैं, आपके पास हर तरह के प्रेमिकाएं होंगी, लेकिन अब आप धीरे धीरे सिर्फ मुझसे प्यार करने लगेंगे। मैं ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं सकती। जब आप मेरे साथ रहेंगे, आप अपने काम में खुश रहेंगे। जब मैं छोटी थी, तब से लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि
मेरे साथ रहना मतलब अपनी परेशानियों को भूल जाना है। मुझे कभी-कभी किसी के नापसंद करने का अनुभव नहीं हुआ। सभी ने मुझे अच्छी लड़की कहा है, इसलिए मुझे इतना यकीन है कि आप मुझे कभी नापसंद नहीं कर सकते। हमारा मिलना कितना अच्छा होगा। मुझे अब आपके जवाब या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि सबसे आसान होगा कि मैं आपके टोक्यो के घर जाऊँ, लेकिन मैं माँ की नर्स और नौकरानी हूँ, जो हमेशा उनके साथ रहती हूँ और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया यहाँ आएँ। मैं आपसे सिर्फ़ एक बार मिलना चाहती हूँ, तब आप सब कुछ समझ जाएँगे। मेरे मुँह के दोनों तरफ बनी हल्की रेखाएँ देखें, सदी के दुःख की झुर्रियाँ देखें। मुझे यकीन है कि मेरा चेहरा मेरी भावनाओं को शब्दों से ज़्यादा स्पष्टता से व्यक्त करेगा। मेरे पहले पत्र में मैंने अपने सीने में एक इंद्रधनुष की बात की थी। वह इंद्रधनुष जुगनुओं की रोशनी या तारों की रोशनी की परिष्कृत सुंदरता का नहीं है। अगर यह इतना हल्का और दूर होता, तो मैं इस तरह दुखी नहीं होती और शायद मैं आपको धीरे-धीरे भूल सकती थी। मेरे सीने का इंद्रधनुष आग का पुल है। यह एक इतनी तीव्र अनुभूति है जो मेरे सीने को जला देती है। एक नशीली दवाओं की आदि की लालसा। जब उसकी दवाएं खत्म हो जाती है, तब भी इतनी दर्दनाक नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि मैं गलत नहीं हूँ, कि यह दुष्टता नहीं है। लेकिन जब मैं सबसे ज़्यादा आश्वस्त होती हूँ, तब भी मैं कभी-कभी इस सोच से काँप उठती हूँ कि शायद मैं कुछ असाधारण रूप से मूर्खतापूर्ण करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं अक्सर चाहती हूँ कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही। हालाँकि कभी-कभी मैं पूरी शांति के साथ योजनाएँ बना सकती हूँ। कृपया सिर्फ़ इस बार यहाँ आएँ। कोई भी समय मेरे लिए ठीक रहेगा। मैं यहाँ आपका इंतज़ार करूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। कृपया मुझ पर विश्वास करें। कृपया मुझे फिर से देखें और फिर अगर आप मुझे नापसंद करते हैं, तो स्पष्ट रूप से कह दें। मेरे सीने की आग आपने जलाई थी, इसे बुझाना आपके ऊपर है। मैं अकेले अपने प्रयासों से इसे बुझा नहीं सकती। अगर हम मिलते हैं, अगर हम सिर्फ मिल सकते हैं, तो मुझे पता है कि मैं बच जाऊँगी। अगर यह द टेल ऑफ केंजी का समय होता, तो मैं जो कह रही हूँ वह कुछ असाधारण नहीं होता। लेकिन आज, ओह! मेरी महत्वाकांक्षा आपके रखेल बनने और आपके बच्चे की माँ बनने की है। अगर कोई ऐसे पत्रों पर हँसेगा, तो वह आदमी जो एक औरत और उसके जीने की कोशिश का मज़ाक उड़ाता है। वह एक औरत के लिए जीवन का उपहास करता है। मैं बंदरगाह की दम घुटू गंदी हवा में घुट रही हूँ। मैं खुले समुद्र में अपने पाल खोलना चाहती हूँ, भले ही एक तूफान चल रहा हो। मुड़ी हुई पाल हमेशा गंदी होती है। जो लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, वे इतनी सारी मुड़ी हुई पाल है, वे कुछ नहीं कर सकते। एक परेशान करने वाली औरत। लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा दुःख मैं ही भुगत रही हूँ। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए, जिसने मेरे द्वारा झेले गए दुःख का ज़रा-सा भी अनुभव नहीं किया। मेरी स्थिति पर आलस्य से अपनी बदसूरत पाल लटकाते हुए निर्णय लेना बेतुका है। मेरे विचारों का विश्लेषण करने की ज़िम्मेदारी दूसरों को लेने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरे पास कोई विचार नहीं है। मैंने कभी भी, एक बार भी किसी सिद्धांत या दर्शन के आधार पर काम नहीं किया। मुझे यकीन है कि जिन लोगों को दुनिया अच्छी मानती है और सम्मान देती है, वे सभी झूठे और नकली है। मुझे दुनिया पर भरोसा नहीं है। मेरा एकमात्र सहयोगी चिन्हित भ्रष्ट है। चिन्हित भ्रष्ट। यही वह एकमात्र क्रॉस है जिस पर मैं सूली पर चढ़ना चाहती हूँ। भले ही 10,000 लोग मेरी आलोचना करें, मैं उनके मुंह पर अपनी चुनौती फेंक सकती हूँ। क्या आप सभी बिना चिन्ह के और भी खतरनाक नहीं है? क्या आप समझते हैं, प्यार में कोई तर्क नहीं है और मैंने आपको ये तर्क संगत से लगने वाले तर्क देकर कुछ हद तक बहुत आगे बढ़ गई हूँ। मुझे लगता है जैसे जैसे मैं सिर्फ अपने भाई की नकल कर रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आपको
फिर से देखना चाहती हो। बस इतना ही। इंतज़ार करना। हमारे जीवन में हम खुशी, गुस्सा, दुख और सैकड़ों अन्य भावनाओं को जानते हैं, लेकिन यह भावनाएं मिलकर हमारे समय का मुश्किल से 1% हिस्सा लेती है। बाकी 99% समय सिर्फ इंतज़ार में बीतता है। मैं पल पल की उम्मीद में इंतज़ार करती हूँ, ऐसा महसूस करते हुए जैसे मेरे सीने को कुचला जा रहा हो। गलियारे में खुशी के कदमों की आवाज़ के लिए। खाली जीवन बहुत दर्दनाक है। वह वास्तविकता जो इस सार्वभौमिक विश्वास की पुष्टि करते हैं कि पैदा न होना ही सबसे अच्छा है। इस तरह हर दिन सुबह से रात तक मैं निराशा में कुछ न कुछ इंतज़ार करती हूँ। काश मैं खुश हो पाती कि मैं पैदा हुई, कि मैं जीवित हूँ, कि लोग और एक दुनिया है। क्या आप उस नैतिकता को एक तरफ नहीं हटा देंगे जो आपको रोक रही है? मिस्टर एमसी को, ये मेरे शिकवे की शुरुआत अक्षर नहीं है। मैं किसी लेखक से प्यार नहीं कर रही। मेरे बच्चे।